नमस्कार और स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक काफ़ी चौंकाने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। ये उड़ीसा के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्टल का अनुभव है। रतिका, एक फाइनल ईयर स्टूडेंट, उन्होंने ये हमसे साझा किया है। सोचिए ज़रा, अस्पताल की मॉर्चरी के ठीक बगल में रहना कैसा महसूस होता होगा, है ना? बिल्कुल, मॉर्चरी का नाम सुनते ही एक अजीब सा एहसास होता है। और जो लोग उसी कैंपस में रहते हैं बिल्कुल पास, उनके लिए तो ये रोज की बात होगी। हाँ, पर रतिका और उनकी सहेलियों के साथ जो हुआ, वो सिर्फ मॉर्चरी पास होने का डर नहीं था। ये उनके हॉस्टल के अंदर शुरू हुई घटनाओं का एक सिलसिला था। खासकर तब जब अस्पताल का मुर्दा घर वो उनके हॉस्टल विंग के करीब शिफ्ट किया गया। अच्छा, तो ये शिफ्टिंग के बाद चीजें ज्यादा बिगड़ी। हाँ, ऐसा ही लगता है। ये जानकारी हमें मिली है प्रिंस सिंह नाम के एक यूट्यूब चैनल से। वहाँ एक वीडियो है, उसका ट्रांसक्रिप्ट हमने देखा है। टाइटल है हॉन्टेड मॉर्चुरी हॉरर स्टोरी, रियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्टल गोस्ट एक्सपीरियंस। तो चलिए इस पूरी कहानी को थोड़ा गहराई से समझते हैं, परत दर परत। जरूर। शुरू कहाँ से करें? हॉस्टल के माहौल से? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। रतिका जी जीएनएम कोर्स कर रही थी, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। उनका जो हॉस्टल विंग था, जहाँ करीब 40 लड़कियां रहती थीं, वो मेन हॉस्टल से थोड़ा अलग था, मतलब थोड़ा आइसोलेटेड, एकांत में। और ये पहले सिर्फ नर्सिंग कॉलेज था? हाँ, बाद में मेडिकल कॉलेज बना, पर ये नर्सिंग वाला विंग वो वैसा ही अलग रहा। समझ गया। तो जब ये लड़कियां वहां गईं, शुरू से ही कुछ अजीब था? बिल्कुल। रतिका बताती हैं कि शुरू से ही एक अजीब सी, कह सकते हैं, नेगेटिविटी महसूस होती थी। लगभग हर दूसरी रात किसी न किसी को बुरे सपने आते थे। ओह। हाँ, और कभी कोई बस यूं ही गिर पड़ता, कभी कोई बाथरूम में फिसल जाता। शुरू में तो सबने सोचा कि चलो नई जगह है, घर से दूर है, स्ट्रेस होगा, या शायद बिल्डिंग पुरानी है तो वहम है। हाँ, ये तो स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है। नई जगह, एकांत, मन अक्सर ऐसी चीजें सोच लेता है। लेकिन कहानी के हिसाब से बात सिर्फ इतनी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। रात में अजीब आवाजें आना, किसी के चलने की आहट महसूस होना, या कभी-कभी ऐसा लगना कि कमरे में कोई और भी है। ये छोटी छोटी बातें चलती रहीं। फिर करीब 6 महीने बीत गए। लड़कियां अपनी पढ़ाई, हॉस्पिटल ड्यूटी, इन सब में बिजी हो गईं, तो इन चीजों पर ध्यान देना थोड़ा कम हो गया। और इसी दौरान वो कंस्ट्रक्शन चल रहा था हॉस्टल के पास। हाँ, बिल्कुल। और 6 महीने बाद जब वो पूरा हुआ, तब पता चला कि वो क्या बना है। अस्पताल का मुर्दा घर और पोस्टमार्टम वार्ड। हाँ, ठीक उनके हॉस्टल विंग के बगल में शिफ्ट कर दिया गया था। ओह, बिल्कुल बगल में। हाँ जी, और कहानी के मुताबिक यहीं से चीजें तेजी से बदलीं। ऐसा लगा जैसे जो नेगेटिव एनर्जी पहले से महसूस हो रही थी ना, उसको इस शिफ्टिंग से और ज्यादा बल मिल गया हो। ये तो काफी अजीब मोड़ है। बिल्कुल। और इसके फौरन बाद कुछ हुआ भी है ना? हाँ, मॉर्चरी शिफ्ट होने के कुछ ही दिन बाद एक रात करीब 3 बजे होंगे, पूरे हॉस्टल में एक औरत के जोर जोर से रोने की आवाज गूंजने लगी। 3 बजे रात को? हाँ, सारी लड़कियां डर के मारे उठ गईं, एकदम सहम गईं। बाद में पता चला कि मॉर्चरी में एक माँ थी, अपनी बेटी की मौत पर विलाप कर रही थी। ओह, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, बेशक मानवीय त्रासदी थी, लेकिन उस रोने की आवाज में जो जो भयावहता थी ना, उसने लड़कियों को अंदर तक हिला दिया। वो ठीक से सो नहीं पाईं। समझ सकता हूँ। उस माहौल में ऐसी आवाज, डर तो लगेगा ही। और ये तो बस शुरुआत थी। कुछ महीने बीते, मार्च अप्रैल का समय था, गर्मी का। एक घटना हुई सृष्टि और शिल्पी नाम की 2 छात्राओं के साथ। अच्छा। उनके दरवाजे अक्सर खुले रहते थे। तो एक रात सृष्टि पढ़ रही थी देर तक। करीब 3 बजे वो सोने लेटी, दरवाजा खुला हुआ था। लेटने के थोड़ी ही देर बाद उसे लगा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है और उसे घूर रहा है। बाप रे, ये तो डरावना है। उसने क्या किया? वो उसमें हिम्मत थी, वो उठी, बाहर देखा, कोई नहीं था। वापस आके लेटी तो फिर वही एहसास हुआ। दोबारा? हाँ, उसने अपनी रूममेट शिल्पा की तरफ देखा। उसके बिस्तर पर पर्दा लगा होता था, स्लाइडर स्क्रीन जैसा। तो वो लगा था, मतलब शिल्पा सो रही थी। सृष्टि ने सोचा चलो वहम होगा, और सोने की कोशिश की। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जैसा आपने कहा, ये एहसास कई और लड़कियों को भी होने वाला था। और इसके बाद वो बुरे सपने वाली बात वो और बढ़ गई? हाँ, बिल्कुल। लगभग सभी छात्राओं को जो बुरे सपने आते थे वो और ज्यादा भयानक हो गए।
सपनों में किसी औरत का दिखना, बहुत ज्यादा डर लगना। और स्लीप पैरालिसिस भी। हाँ, स्लीप पैरालिसिस तो कई लड़कियों के लिए जैसे आम बात हो गई थी, मतलब नींद में हिल भी ना पाना। लेकिन इम्तिहान चल रहे थे शायद। हाँ, परीक्षाओं का दबाव था, हम्म तो सब इसे टालते रहे। सोचा थकान है, स्ट्रेस है। हम्म अब आते हैं रतिका और उनकी रूममेट पर। हम्म इनका किस्सा भी अजीब है। रतिका देर रात तक पढ़ती थी, मतलब 4-5 बजे तक, और उनकी रूममेट सुबह जल्दी 5 बजे उठकर पढ़ती थी। अच्छा, तो मतलब कमरे में लगभग हर वक्त कोई ना कोई जागता ही रहता था। एग्जैक्टली। तो एक रात जब रतिका पढ़ रही थी, उनकी रूममेट अचानक घबराई हुई उठी और चारों तरफ देखने लगी। रतिका ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं कहा, बस वापस सो गई। ऐसा उस हफ्ते में 2-3 बार हुआ। अजीब बात है, बिना कुछ बताए सो जाना। हाँ, फिर एक रात कुछ और ही हुआ। रतिका पढ़ रही थी, अचानक पर्दा जोर से हिला, जैसे हवा से। उसे आंख के कोने से, मतलब पेरिफेरल विजन में लगा कि रूममेट के बिस्तर के पास कोई खड़ा है। उसने सोचा शायद रूममेट ही उठी होगी पानी पीने वगैरह। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद उसकी रूममेट जोर से चीख मारकर उठ बैठी। चीख मारकर? हाँ, पसीने से तरबतर थी, बुरी तरह डरी हुई। उसने रोते हुए बताया रतिका को कि एक औरत कमरे में आई थी, उसके बिस्तर तक पहुंची और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की। क्या? हाँ, वो चिल्लाना चाह रही थी पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। बिल्कुल वो स्लीप पैरालिसिस वाला अनुभव। रतिका ने उसे समझाया कि अरे बुरा सपना देखा होगा, मैं तो यहीं पढ़ रही थी, मुझे तो कोई नहीं दिखा, न कोई आवाज आई। पर रूममेट मानने को तैयार ही नहीं। उसने तुरंत अपने घर फोन कर दिया। रतिका ने भी उसके पेरेंट्स को समझाया कि शायद सपना ही था, डरो मत। उस रात फिर कुछ और लड़कियों को कमरे में बुलाया, दरवाजा बंद करके सब साथ में सोए। लेकिन रतिका के मन में वो सवाल तो रह गया होगा ना। हाँ, वही। रतिका सोचती रही कि अगर रूममेट अभी चीखी है तो 5 मिनट पहले उसके बिस्तर के पास वो कौन था जिसे उसने देखा था, या वो सच में बस मेरा वहम था। उसने फिर उसे अपना वहम मान लिया। लेकिन ये घटनाएं रुक नहीं रही थी, दूसरी लड़कियों के साथ भी हो रहा था। हाँ, एक सुनैना थी, उसके कमरे की खिड़की से मॉर्चरी साफ दिखती थी। उसे रात में कई बार खिड़की पर हल्की सी दस्तक महसूस होती थी। दस्तक? हाँ, पर डर के मारे उसने कभी खोलकर नहीं देखा। फिर रतिका से 2 कमरे छोड़कर एक रूपाली रहती थी। उसने बताया कि एक रात उसे लगा कि कोई उसके पीछे बिस्तर पर ही लेटा है, सांस लेने की आवाज आ रही थी बिल्कुल पास से। अरे बाप रे! वो इतनी डर गई कि हिल भी नहीं पाई। हिम्मत करके जब घूमकर देखा तो कोई नहीं था। वो उठी, दरवाजा बंद किया और फिर सोई। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक शक्ति या प्रेजेंस थी जो हर कमरे में जा रही थी, सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, कुछ ऐसा ही पैटर्न बन रहा था। और रूपाली की रूममेट, उसे सपना आया कि एक सफेद साड़ी पहने औरत है जिसके सिर पर बाल नहीं है, गंजी है, और वो उसके बाल खींच रही है। गंजी औरत? ये किरदार पहली बार आया? हाँ, और वो लड़की चीखते हुए उठी, अपने बाल पकड़ के रोने लगी, मेरे बाल मत लेकर जाओ, मेरे बाल मत लेकर जाओ। ओह। और अगली रात सृष्टि के साथ कुछ हुआ। हाँ, अगली ही रात सृष्टि, याद है ना, जिससे सबसे पहले दरवाजे पर कोई दिखा था और जिसके बाल बहुत लंबे और घने थे, उसे सपना आया। वही सफेद साड़ी वाली गंजी औरत उसके बिस्तर के कोने पर बैठी है और उसके बालों को सहला रही है और अजीब तरह से मुस्कुरा रही है। बहुत अजीब। सपना इतना रियल लगा होगा उसे। हाँ, बिल्कुल। वो डर कर उठ बैठी। ये गंजी औरत वाला कनेक्शन अब साफ हो रहा था। और फिर रतिका ने भी उसे देखा जागते हुए। हाँ, ये सबसे डरावना हिस्सा है शायद। एक रात रतिका पढ़ रही थी। उसे बार बार लग रहा था कि दरवाजे के पीछे कोई है। कई बार पलट कर देखा, कुछ नहीं। फिर अचानक एक बार जब उसने फिर घूम कर देखा तो दरवाजे के ठीक पीछे एक काला साया खड़ा था। साया? हाँ, एक औरत का आकार जिसके सिर पर बाल नहीं थे, बिल्कुल गंजी। और रितिका कहती है कि जब उसने ध्यान से देखा तो उसे 2 लाल चमकती आंखें दिखीं जो सीधे उसी को घूर रही थीं। लाल आंखें? हाँ, रितिका बिल्कुल श्योर है कि ये उसका वहम नहीं था। उसने सच में उसे देखा था, जागती आंखों से। ये तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। हाँ, और ये सब चल रहा था परीक्षाओं के दौरान। तो लड़कियां आपस में ज्यादा बात भी नहीं कर पा रही थीं, सब अपने अपने में लगी थीं। परीक्षा खत्म हुई, उसके बाद एक रात करीब 15 लड़कियां एक कमरे में जमा हुई,
मूवी देख रही थी। अच्छा, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। हाँ, सृष्टि की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो वो सोने के लिए अपने कमरे में चली गई, अकेली। अकेली। हाँ, और फिर रात के करीब 2 बजे जिस कमरे में सब मूवी देख रहे थे उसका दरवाजा जोर जोर से पीटा गया। कौन था? दरवाजा खोला तो सामने सृष्टि खड़ी थी, बुरी तरह रो रही थी, कांप रही थी। उसने बताया कि सोने की कोशिश करी थी तो उसकी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। फिर से दस्तक? हाँ। वो डर गई। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। फिर उसे सपना आया, वही गंजी औरत उसके बिस्तर के पास बैठी है। ओहो, और वो कह रही है तू मुझे पसंद है, तेरे बाल, तेरी शक्ल, तुझे क्या लगा तू दरवाजा बंद कर लेगी तो मैं तेरे पास नहीं आ पाऊंगी। इतना कहकर उसने सपने में सृष्टि का गला पकड़ लिया। बाप रे। सृष्टि की नींद खुली और वो भागकर सीधे दोस्तों के पास आ गई। और जैसे ही सृष्टि ने ये सब बताया, कमरे में जो बाकी लड़कियां थीं, सबने अपनी अपनी कहानी बताई होगी। हाँ, जिनके साथ छोटी बड़ी घटनाएं हुई थीं, जिन्होंने उस औरत को सपने में देखा था या अजीब एहसास महसूस किए थे, सब बोलने लगीं। तब जाकर ये पूरा राज खुला कि ये किसी एक का वहम नहीं है, ये लगभग हर लड़की के साथ कुछ न कुछ हो रहा था। एक तरह का सामूहिक अनुभव बन गया था ये। हाँ, उस रात तो सब डर के मारे एक ही कमरे में सोईं। कहानी यहाँ व्यक्तिगत डर से एक तरह के कलेक्टिव फियर में बदल गई। इसके बाद उन्होंने क्या किया? सृष्टि को लेकर कहीं गए? हाँ, अगले दिन वो सब मिलकर सृष्टि को एक लोकल मंदिर ले गए। पुजारी जी ने उसे देखकर कहा कि हाँ, इस पे किसी बाहरी साये का असर लग रहा है। उन्होंने उसे एक ताबीज दिया पहनने को। ताबीज से कुछ फर्क पड़ा? फर्क पड़ा, लेकिन शायद वैसा नहीं जैसा सोचा था। ताबीज पहनने के बाद सृष्टि में कुछ और अजीब बदलाव आने लगे। कैसे बदलाव? उसकी रूममेट ने रतिका को बताया कि सृष्टि अब घंटों शीशे के सामने बैठी रहती है, बस अपने बालों को सहलाती रहती है, और अगर कोई टोके तो एकदम गुस्से से घूरती है। उसका बर्ताव बदल गया था। ये तो चिंता की बात है। और फिर एक रात एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको सच में दहला दिया। रतिका ने देर रात सृष्टि को कॉरिडोर की खिड़की के पास खड़े देखा। वो चुपचाप बाहर हॉस्पिटल की तरफ देख रही थी, रात में अकेले। हाँ। रतिका ने आवाज दी, सृष्टि। कोई जवाब नहीं। रतिका पास गई, उसके कंधे पर हाथ रखा तो सृष्टि अचानक घूमी और उसने रतिका का गला पकड़ लिया। क्या? हाँ, और उसकी आवाज वो सृष्टि की आवाज नहीं थी, बिल्कुल अलग, भारी गुस्से वाली आवाज। वो बोली, मेरे रास्ते में मत आ वरना तुझे भी मार दूंगी। मैं सृष्टि नहीं, मैं कामिनी हूं। कामिनी? तो ये नाम सामने आया। हाँ, रितिका तो बुरी तरह घबरा गई, पर तभी उसे अपने गले में पहने हनुमान लॉकेट का ध्यान आया। उसने हिम्मत करके लॉकेट निकाला और सृष्टि के माथे से लगा दिया। और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। और उसका कुछ असर हुआ? हाँ, कहानी के अनुसार थोड़ी देर में सृष्टि शांत हो गई, जैसे वो असर हट गया हो। हाँ। तब रितिका को क्लिक हुआ कि कामिनी उसे क्यों रोक रही थी, क्योंकि रितिका ही थी जो सृष्टि का सबसे ज्यादा ध्यान रख रही थी। उसके सिरहाने गंगाजल छिड़कना, उसे हिम्मत देना। अच्छा। तो वो उसे सृष्टि के करीब आने से रोक रही थी शायद। अब लड़कियों के पास एक नाम था, कामिनी। हाँ। और उन्हें वो रात भी याद आई जब मॉर्चरी शिफ्ट होने के बाद औरत के रोने की आवाज आई थी। उसके बाद से ही ये सब तेजी से बढ़ा था। उन्होंने फैसला किया कि कॉलेज अथॉरिटी को नहीं बताएंगे, कौन विश्वास करेगा। उन्होंने तय किया कि वो खुद पता लगाएंगी ये कामिनी कौन थी। फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स थी, मेडिकल कॉलेज में थी, तो शायद उनके लिए हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड्स देखना मुमकिन हो पाया होगा। हाँ, उन्होंने कोशिश की और उन्हें कामिनी दोहरे का केस मिला। और कहानी बहुत दुखद थी। क्या पता चला? कामिनी 22 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। ससुराल वालों ने पति की मौत का इल्जाम उसी पर लगा दिया। उसे कलंकिनी कहा, मतलब अशुभ, अपशगुनी। ओह, ये तो बहुत ही बुरा है उस जमाने में ये शब्द। हाँ, सामाजिक बहिष्कार जैसा था। उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। विधवा होने के रिवाज के नाम पर उसके लंबे घने बाल काट दिए गए। बाल काट दिए? सृष्टि के बाल भी तो लंबे थे। हाँ, यही कनेक्शन शायद। उसके साथ मारपीट की गई और आखिर में सिर मुंडवाकर घर से निकाल दिया गया। सिर मुंडवाकर। इसीलिए वो गंजी औरत दिखती थी। लगता तो यही है। कहानी आगे बताती है कि मायके वालों ने भी समाज के डर से उसे पूरी तरह नहीं अपनाया। वो एक विधवा आश्रम में रहने लगी, लेकिन शायद वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक दिन उसमें आत्महत्या कर ली। बहुत दुखद अंत। और
कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ससुराल वालों ने पैसे देकर मामला रफा दफा करवा दिया। और सबसे ज्यादा दर्दनाक बात, उसकी माँ ने भी लोक लाज के डर से उसका ढंग से अंतिम संस्कार नहीं किया, बल्कि उसकी लाश को हॉस्पिटल के पीछे, हॉस्टल से थोड़ी ही दूर एक खाली जमीन पर दफना दिया था। दफना दिया था बिना अंतिम संस्कार के। हाँ, अब लड़कियों को सारी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आईं। वो गंजी औरत, सफेद साड़ी, शायद विधवा का लिबास, बालों का जिक्र, वो गुस्सा, वो दर्द। और वो लोकेशन भी जहां उसे दफनाया गया, वो हॉस्पिटल के पास ही थी। बिल्कुल। और उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद जिस रात मॉर्चुरी के पास माँ रो रही थी, उस रात सृष्टि की खिड़की खुली थी। हो सकता है सृष्टि ने अनजाने में कामिनी की आत्मा को देखा हो, इंसान समझकर कुछ पूछ लिया हो। और कहानी के अनुसार शायद उसी वक्त कामिनी को सृष्टि का शरीर, उसका चेहरा, उसके बाल, वो सब पसंद आ गए, जो कभी उसके थे और छीन लिए गए थे। और हॉस्टल की वो पहले से मौजूद नेगेटिव एनर्जी, उसने शायद उसे और शक्ति दे दी। ये सब जानने के बाद वे फिर से उसी पंडित जी के पास गए। हाँ, इस बार सृष्टि को मंदिर के अंदर ले जाना भी बहुत मुश्किल हुआ। वो अंदर जा ही नहीं रही थी। पंडित जी ने स्थिति की गंभीरता समझी। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कामिनी के शरीर को ढूंढकर उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा, वरना वो भी कामिनी को ज्यादा देर सृष्टि से दूर नहीं रख पाएंगे। अब अगला कदम था कामिनी की मां को ढूंढना और उन्हें मनाना। हाँ, ये भी मुश्किल था, पर वो लड़कियां गईं, कामिनी की मां को ढूंढा, उन्हें पूरी कहानी बताई, सृष्टि की हालत दिखाई। शुरू में तो वो हिचकिचाईं, शायद डर गईं या विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अपनी बेटी की आत्मा की शांति के लिए और एक दूसरी लड़की की जान बचाने के लिए वो मान गईं, अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गईं। ये बहुत बड़ा कदम था उनकी तरफ से। हाँ, अगले दिन प्लान के मुताबिक सृष्टि और उसकी मां को मंदिर लाया गया। मां को देखते ही सृष्टि, जिसके अंदर कामिनी का असर था, वो एकदम गुस्से से भर गई। मां को देखकर हाँ, वो अपनी मां पर हमला करने दौड़ी, चिल्ला रही थी, तूने भी मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने मुझे इज्जत नहीं दी, समाज के डर से मुझे मरने दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ओह, तो उसका गुस्सा सिर्फ ससुराल वालों पर नहीं था? नहीं, मां पर भी था, जिसने उसे अकेला छोड़ दिया था। बड़ी मुश्किल से लड़कियों और पंडित जी ने उसे काबू किया। अब आगे क्या हुआ? दो काम एक साथ चल रहे थे शायद। हाँ, एक तरफ पंडित जी मंदिर में हवन कर रहे थे शुद्धि और शांति के लिए, दूसरी तरफ कुछ लड़कियां और लोग उस बताई गई जगह पर कामिनी के अवशेषों को निकालकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। दोनों काम एक साथ, इस जरूरी था शायद। हाँ, हवन के दौरान सृष्टि अचानक शांत हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो कह रही थी कि कैसे उसकी माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया। दुनिया में माँ ही तो आखिरी सहारा होती है। उसकी इस हालत पर सबको बहुत तरस आया। सब उसे संभालने के लिए उसके पास चले गए। और तभी कुछ हुआ। हाँ, कहानी यहाँ एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। जैसे ही सबका ध्यान सृष्टि पर गया, कहानी के अनुसार कामिनी की आत्मा ने सृष्टि का शरीर छोड़ा और पलक झपकते ही पास बैठी अपनी माँ के शरीर में प्रवेश कर गई। क्या? माँ के शरीर में? हाँ, माँ वहीं बैठे बैठे एकदम निढाल हो गईं, जैसे उनमें जान ही न बची हो। उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत मंदिर में ही हो चुकी थी। मौत हो गई? कैसे? और सबसे अजीब बात, डॉक्टरों ने कहा कि उनके शरीर में खून लगभग था ही नहीं। खून नहीं था? ये कैसे हो सकता है? पता नहीं, कहानी में यही बताया गया है। उधर कामिनी के अवशेषों का अंतिम संस्कार पूरा हुआ, इधर सृष्टि धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गई, नॉर्मल। लेकिन कामिनी का क्या हुआ? यही सवाल है। क्या अपनी माँ की जान लेकर उसे शांति मिल गई या मुक्ति मिल गई, या वो बस गायब हो गई? पंडित जी भी इस बारे में कुछ ठीक नहीं कह पाए। कहानी के अंत में ये एक अनसुलझी पहेली रह जाती है। और वो हॉस्टल, वहां अब क्या माहौल है? एक अनजाना डर बना हुआ है। हाँ, इतना सब होने के बाद डर तो रहेगा ही। बिल्कुल। छात्राएं आज भी अक्सर, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कमरे की खिड़की दरवाजे बंद करके ही सोती हैं। उन्हें कहीं न कहीं ये डर है कि अगर कामिनी को पूरी तरह शांति नहीं मिली तो वो शायद वापस आ सकती है। ओह, तो ये थी रतिका और उनके हॉस्टल की कहानी। एक पुरानी इमारत, पास में मॉर्चरी, एक आत्मा जिसका अतीत दर्द और अपमान से भरा था, और युवा छात्राओं का डर, उनका तनाव, इन सब ने मिलकर एक बहुत ही खौफनाक माहौल बना दिया था। हाँ, ये वाकई कई चीजों का एक
एक जटिल मिश्रण है, जगह की अपनी ऊर्जा, एक अतृप्त आत्मा की कहानी जिसे ठीक से विदाई नहीं मिली, और शायद उन छात्राओं का वो सामूहिक डर और तनाव जिसने कहानी के अनुसार उस नकारात्मक ऊर्जा को और पनपने का मौका दिया। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत दुख, सामाजिक दबाव और जो हम अलौकिक कहते हैं, वो घटनाएं एक दूसरे से जुड़ सकती हैं। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है इसका अनिश्चित अंत। क्या कामिनी सच में चली गई? क्या वो हॉस्टल अब वाकई सुरक्षित है? ये सवाल शायद उन लड़कियों के मन में आज भी गूंजते होंगे जो वहां रहती हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास की जगह ना जाने कितने अनदेखे इतिहास और अनसुलझे दर्द अपने अंदर समेटे हुए होती हैं। तीव्र भावनाओं वाली जगह, खासकर जहां दुख या गुस्सा रहा हो, वहां कौन सी यादें या निशान बाकी रह जाते हैं। खैर, अगली बार तक इस पर विचार करते रहिएगा, सुनते रहिए